जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये सेक्शन जो है 206C सबसेक्शन 1H लेटेस्ट एप्लीकेबल हुआ है 1 अक्टूबर 2020 से, यानी कि कल के दिन से ही। और ये रिसेंटली बजट में अनाउंस किया गया था। इसमें कई सारे कंफ्यूजन है, जैसे कैलकुलेशन किस तरह से होगा, बिल में शो करना है या नहीं करना है, या डेबिट नोट देनी है या पेमेंट रिसिप्ट देनी है, या उसका कैलकुलेशन इंक्लूडिंग जीएसटी करना है या एक्सक्लूडिंग जीएसटी करना है, पेमेंट की लायबिलिटी कब क्रिएट होगी, और 50 लाख का जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से करना है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो या आपका कोई अलग ओपिनियन हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, हो सकता है आपका और मेरा ओपिनियन डिफर करे। एनीवे, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले जो क्लियरिफिकेशन आया था सर्कुलर नंबर 17 में, वो डिस्कस करते हैं। एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर who received any amount as a consideration for sale of any goods। तो यहाँ पर मार्क करने वाला वर्ड है सेल ऑफ एनी गुड्स। तो ये जो सेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ गुड्स में लगेगा। अभी गुड्स मतलब सारी चीजें, यहाँ पर सर्विस कवर नहीं होगा। अब दूसरा है अमाउंट रिसीव्ड एज अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जब रिसीव होगा उसमें जीएसटी भी इंक्लूड होगा। तो क्लियरिफिकेशन में दिया गया है कि जो जीएसटी के साथ वाली अमाउंट होगी उसके ऊपर 0.1% का कैलकुलेशन करना है। डिटेल में हम आगे एग्जांपल के साथ में देखेंगे। अब बढ़ते आगे। सेल ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू और अग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज इन एनी प्रीवियस ईयर other than the goods being exported out of India or goods covered under subsection 1 or subsection 1F or subsection 1G shall at the time of receipt of such amount collected from the buyer। कलेक्शन का टाइम क्या रहेगा, टीसीएस कब कलेक्ट करना है और कब पे करना है। कलेक्ट करना एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट फ्रॉम द बायर, जब बायर हमें पैसा देगा उस टाइम पे। हो सकता है आज आपने सेल किया और बायर आपको 2 महीने बाद पेमेंट दे रहा है, तो आपकी लायबिलिटी तब क्रिएट होगी जब बायर आपको पैसा देगा। A sum equal to 0.1% of a sale consideration exceeding 50 lakh rupees as income tax। तो 50 लाख से ज्यादा अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को गुड सेल कर रहा है पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, और वो फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज्यादा का रिसिप्ट हो रहा है, क्योंकि जो टाइम ऑफ कलेक्शन है टैक्स का वो कब एप्लीकेबल होगा, जब 50 लाख की रिसिप्ट आ जाएगी ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। और जो सेलर होगा उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। जैसे कि अभी ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021, तो फाइनेंशियल ईयर 1920 में जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है वो पर्सन टैक्स को टीसीएस को कलेक्ट करेंगे। अगर जिसका फाइनेंशियल ईयर 1920 में टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, वो लोगों को ये सेक्शन को भूल जाना है, चाहे फिर पर्टिकुलर पर्सन के साथ में 50 लाख का सेल हुआ हो या नहीं हुआ हो। जिनका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 1920 में 10 करोड़ से ज्यादा है, उनको ये सेक्शन एप्लीकेबल होगी। प्लस दूसरी कंडीशन है पर्टिकुलर वन पर्सन के साथ में, ये अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-21 31 मार्च 20 तक 50 लाख से ज्यादा सेल होता है और 50 लाख से ज्यादा का रिसिप्ट आता है, तभी ये जो टीसीएस है वो कलेक्ट करना रहेगा। अब कौन सी अमाउंट पे कलेक्ट करना रहेगा, 50, सपोज करो आपने सेल किया 60 लाख का 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, और ये फाइनेंशियल ईयर में 60 लाख पूरा आ गया, तो 50 लाख का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो माइनस हो जाएगा और 10 लाख के ऊपर आपको 0.1% टीसीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन 10 लाख का जो 10 लाख की जो अमाउंट है उसको कब टीसीएस आपको कलेक्ट करना है, अगर वो 1 अक्टूबर 2020 के बाद से आपको रिसिप्ट हुआ है। अगर 1 अक्टूबर 2020 के पहले जो भी अमाउंट रिसिप्ट हो गई होगी उसके ऊपर टीसीएस नहीं आएगा। आगे हम एग्जांपल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन चीज क्या निकलती है,
A seller is liable to collect TCS from a buyer on sale of any goods. कोई भी goods होगा वो is liable to collect the TCS tax. Turn of the seller is more than 10 crore rupees in previous financial year, that is के 1920 में अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो TCS to be collected if the sale consideration against sale goods received is more than 50 lakh in a financial year. यहाँ पर in a financial year is important word. particular financial year में 50 लाख से ज्यादा आपको रिसिप्ट होना चाहिए. दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों का ये डाउट था, अगर सेल रिटर्न होता है तो क्या होगा. तो एक बार आपने 50 लाख की जो लिमिट है वो क्रॉस कर ली और आपको 50 लाख रुपया आ गया और उसके बाद में आपका कोई सेल रिटर्न होता है तो सेल रिटर्न की कोई इफेक्ट आएगी नहीं. आपका जो 26 AS होगा सामने वाले पर्सन का, वहां पे पूरा दिखेगा कि इतना इतना परचेज हुआ था करके, और सेल रिटर्न जो है उसकी कोई इफेक्ट नहीं आएगी. वो फ्यूचर में लिटिगेशन क्रिएट कर सकता है. अगला कैलकुलेशन किस तरह से करना है. सपोज करो सेल हुआ है 60 लाख, जीएसटी की अमाउंट है 3 लाख, टोटल हुआ 63 लाख. तो ये टोटल अमाउंट के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना है एट रेट ऑफ 0.075. अभी ये कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है उसकी वजह से रेट जो कम है, अदरवाइज अगले फाइनेंशियल ईयर से वो रेट हो जाएगा 0.1%. अब कुछ एग्जांपल देखते हैं. सपोज करो अमाउंट, ये देखिए कॉलम है पर्टिकुलर, दूसरा अमाउंट रिसीव्ड इन रुपीस. सपोज करो जो सेलर है उसको 1 अप्रैल 2020 से लेकर 38 सितंबर 2020 तक 1 करोड़ रुपया रिसिप्ट हो जाता है अपने जो बायर है उसके पास से. लेकिन इसमें से 1 अप्रैल 2020 से लेकर 38 सितंबर 2020 तक उसकी जो सेल की जो बिलिंग है वो सिर्फ 60 लाख की बनी है. ठीक है, तो ये 60 लाख का जो होगा उसमें से ये 40 लाख उसको एडवांस में मिल गया है और 60 लाख जो है वो ये पीरियड की सेल के लिए है. सो यहाँ पर भले ही 50 लाख की लिमिट क्रॉस हो गई है, लेकिन टीसीएस कलेक्शन की जो लायबिलिटी ऑफ 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल है, इसलिए ये 60 लाख के ऊपर कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर टाइम लिमिट तो स्टार्ट ही नहीं हुई थी, यानी कि 1 अक्टूबर 2020. अब बात करते हैं अगला जो सेल का जो उसका बिलिंग बना है वो बना है 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2020 तक, यानी कि बाकी के 40 लाख के रुपीस के लिए. तो यहाँ पर भी टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी, बिकॉज उसको जो रिसिप्ट हुआ था वो रिसिप्ट 1 अप्रैल 2020 से लेकर 38 सितंबर 2020 के बीच में हो गया था. सो एडवांस जो है उसको कट ऑफ डेट यानी कि 1 अक्टूबर 2020 के पहले मिला है, रिसिप्ट पहले हो चुका है, और हमारा जो टैक्स कलेक्शन की लायबिलिटी स्टार्ट कब से होगी 1 अक्टूबर 2020 से. इसलिए अगर किसी को एडवांस में पैसा मिल गया है 1 अक्टूबर 2020 के पहले तो टीसीएस कलेक्ट करने की या गवर्नमेंट में पे करने की कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी. अगला एग्जांपल देखते हैं. सपोज करो सेल जो है वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 38 सितंबर 2020 तक 60 लाख रुपीस का हो गया है. ये 60 लाख में से 1 अप्रैल 2020 से लेकर 38 सितंबर तक 40 लाख रुपीस आ चुका है. तो यहाँ पर 50 लाख की लिमिट तो क्रॉस हुई नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा. और बाकी का 10 लाख जो है, बाकी के 20 लाख में से 10 लाख जो है वो 1 अक्टूबर 2020 के बाद में रिसीव हो रहा है. 20 लाख में से 10 लाख रिसीव हो रहा है, तो ये 10 लाख के ऊपर भी टीसीएस नहीं आएगा, क्योंकि साल की जो लिमिट है 50 लाख की है, 40 लाख पहले मिल चुका है, 10 लाख बाद में मिल रहा है, तो पूरे साल में उसे सिर्फ 50 लाख ही मिले हैं, 50 से ज्यादा नहीं मिले हैं. और बाकी का जो 10 लाख जो आउटस्टैंडिंग है वो सपोज करो डेटर ही खड़ा रहता है एज ऑन 31 मार्च 2021 और उसका पेमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगा. तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो रिसिप्ट का कैलकुलेशन है वो तब देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिल टू बिल मैच करने की जरूरत नहीं है. तो इस फाइनेंशियल ईयर में 60 लाख के सेल में से सिर्फ 50 लाख का रिसिप्ट होता है, तो टीसीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए वो है 50 लाख रुपीस. तो 50 के ऊपर का जो होगा उस पे ही टीसीएस कलेक्ट करना है. तो ये वाला जो पोर्शन है, जैसे 60 का सेल हुआ, 50 का रिसिप्ट हुआ, तो ऐसे केसेस में टीसीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी.
अगर ये वाले पॉइंट पे किसी और का जो आप वीडियो देख रहे हो आपका कोई अलग ओपिनियन है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगला है, सपोज करो ये जो 20 लाख है, जो 60 में से 40 तो ऑलरेडी आ गया था, 20 भी जो है यही फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2020 से लेकर 2021 तक आ जाता है तो कैसे रहेगा? तो 60 में से 50 तो माइनस हो जाएगा, ऊपर के जो 10 लाख है उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर नोट कीजिएगा, देखिए इवन आफ्टर 1 अक्टूबर 2020 रिसिप्ट हो रहा है फिर भी टीसीएस नहीं लग रहा है, और यहाँ पर 1 अक्टूबर 2020 के बाद में रिसिप्ट हो रहा है, जो 50 लाख क्रॉस करने के बाद की अमाउंट होगी उसके ऊपर ही टीसीएस लगेगा। और अब आप कहोगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो 10 लाख मिलेगा, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का भी कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख अगर रिसिप्ट होता है तो टीसीएस की जो लायबिलिटी वो बनेगी। वहां पर आपको बिल टू बिल मैच नहीं करना है कि ये उस बिल का पेमेंट था, ये उस फाइनेंशियल ईयर का पेमेंट था, वैसा नहीं। कोई भी फाइनेंशियल ईयर का पेमेंट होता है, एडवांस ही क्यों ना हो, अगर आपको एडवांस में पैसे मिल गए हैं तो भी अगर 50 लाख क्रॉस हो जाता है पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में तो ओवर एंड अबव 50 लाख आपको टीसीएस कलेक्ट करना रहेगा। पर्टिकुलर ये अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके लिए 1 अक्टूबर की डेट काउंट करेंगे और अगले फाइनेंशियल ईयर से 1 अप्रैल की डेट रहेगी। अब बिल में किस तरह से दिखाना है, या तो जो आपके बायर है उसको एक्नॉलेजमेंट आपको आप कैसे दोगे? जैसे मेरे एक अच्छे फ्रेंड है मिस्टर अमर, उन्होंने एक मुझे क्वेश्चन पूछा कि मेरे एक जो क्लाइंट है उनका टीसीएस की लायबिलिटी बन रही है, लेकिन सामने वाला पर्सन बोल रहा है, जो बायर है वो कह रहा है आप 0.1% जो ज्यादा ले रहे हो मेरे पास से उसका एविडेंस तो दो, ना ही आपने बिल में लगाया है, आप तो सिर्फ कलेक्ट कर रहे हो, मुझे मिलेगा कैसे? तो उसे एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज सेफर साइड या तो याद रहने के लिए आप क्या कर सकते हो, सेल के बिल में ही लगा दो। जैसे यहाँ पर मैंने ये दिखाया था, सेल जीएसटी टोटल टीसीएस, इस तरह का सेल का बिल बना दो। या तो फिर अगर आप इस तरह से नहीं करते हो, सेल जीएसटी और टोटल बस इतना लगा दो, ये वाली कॉलम नहीं लगाओगे, तो जब आपको पेमेंट रिसीव्ड होगा तब क्या करना, आपको डेबिट नोट दे देनी है और डेबिट नोट में टीसीएस की अमाउंट जितनी की डेबिट नोट दे दो। तो दो ऑप्शन रहेंगे, या तो एक सेल के बिल में ऐड कर दो, अगर सेल के बिल में ऐड नहीं करते हो तो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट आपको डेबिट नोट इश्यू करना रहेगा। लेकिन ये वाला जो है वो मुझे लग रहा है डिफिकल्ट है, क्योंकि सपोज करो कोई भूल गया तो भूलना वाला तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए सेल के बिल में दिखा दो। तो उस केस में अकाउंटिंग एंट्री किस तरह से होगी? तो एट द टाइम ऑफ द सेल डेटर अकाउंट इज डेबिट। सपोज करो 100 रुपए का कोई पर्टिकुलर गुड्स बेचा है तो 100 रुपया डेटर अकाउंट 119 से डेबिट होगा, सेल अकाउंट 100 रुपीज से, जीएसटी का 18 रुपया और टीसीएस का 1 रुपया। यहाँ पर 0.1 होगा, लेकिन पॉइंट जो अमाउंट डिफरेंस होगी, बट कैलकुलेशन के लिए मैंने राउंड फिगर 1 कर दिया। आप यहाँ पे रेट कैलकुलेट करने मत बैठ जाना प्लीज। सपोज करो टीसीएस है बैठ रहा है 1 रुपीज, तो इस तरह से आपको डेटर के पास से 119 रुपया लेना रहेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा टीसीएस पेएबल हमें नहीं खड़ा करना है, क्योंकि पेएबल की लायबिलिटी हमारी तभी आएगी जब हमारे पास पेमेंट आ जाएगा। यहाँ पे आप टीसीएस अकाउंट करो या टीसीएस रिसीवेबल करो या टीसीएस फंड करो या सिर्फ टीसीएस करो तो भी चलेगा। तो ये पहली अकाउंटिंग एंट्री अगर सेल के बिल में दिखाते हो तो। अगर सेल में नहीं दिखाते हो तो ये जो टीसीएस है यहाँ से 1 रुपया हट जाएगा और यहाँ पे 118 रुपया हो जाएगा। दूसरी एंट्री एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट, बैंक अकाउंट ऑब्वियसली डेबिट होगा 119 रुपये से, डेटर ने दिया 119 तो डेटर यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा और डेटर का अकाउंट नील हो जाएगा। सो ये हो गई अकाउंटिंग एंट्री। सपोज करो एट द टाइम ऑफ द सेल आपने 118 ही दिखाया था और 1 रुपया यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये वाले टाइम पर आपको डेबिट नोट इश्यू करना पड़ेगा जब आपको पेमेंट रिसिप्ट हुआ था। तो अब टीसीएस लायबिलिटी ऑन रिसिप्ट, जैसे रिसिप्ट हमारे पास पैसे आ जाते हैं तो टीसीएस की लायबिलिटी बनेगी, ये टीसीएस जो क्रेडिट किया था वो डेबिट कर देंगे और टीसीएस पेबल क्रेडिट कर देंगे 1 रुपये से। और जैसे ही मंथ खत्म होगा अगले मंथ की 7 तारीख तक आपको पेमेंट करना रहेगा। जैसे अक्टूबर में पेमेंट मिला है तो नवंबर की 7 तारीख तक आपको पेमेंट करना है, तो टीसीएस पेबल अकाउंट को डेबिट कर दो और बैंक से पेमेंट करोगे नेट बैंकिंग से, तो ये अकाउंट अपने आप सारे नील हो जाएंगे।
तो सेल में अगर आपने दिखाया तो ये एंट्री आएगी, सेल में अगर सेल के बिल में आपने नहीं दिखाया तो यहाँ पर जब आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा तब आपको डेबिट नोट इश्यू करना पड़ेगा, और फिर बाद में टीसीएस का जो अकाउंट टीसीएस पेएबल की एंट्री आखिरी वाली एंट्री आ जाएगी, और डेबिट नोट करोगे तो यहाँ पर डेटर का अकाउंट 1 रुपये से बढ़ के हो जाएगा। सो ये था अकाउंटिंग एंट्री। और फिर अब अगली बात कि किस केस में एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो पहला केस तो हमने यहाँ पर देख लिया था कि एक्सपोर्ट के केस में एप्लीकेबल नहीं रहेगा, फिर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1F, सबसेक्शन 1G के केस में एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ये स्पेशल सेक्शन है जहां पर ऑलरेडी टीसीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल हो चुकी है, जैसे टेंडुलिस हो गया, स्क्रैप हो गया, फिर जो कार परचेज होती है 10 लाख से ज्यादा की वैल्यू की, तो उस केस में टीसीएस अगर ऑलरेडी वो सब सेक्शन के अंदर कलेक्ट हो रहा है तो उस केस में जो सेलर है अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, बायर उसका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा और रिसीविंग 50 लाख से ज्यादा हो रही है सेलर को, तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके अलावा पर्टिकुलरली कुछ चीजें कही, जैसे when the turnover of the seller is less than 10 crore in the preceding financial year, obviously ये निकल जाएगा। where goods are exported out of India, export के केस में नहीं लगेगा। where any TDS provision is applicable to such goods, अगर कोई गुड सेल करने के केस में TDS का प्रोविजन है तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। where the buyer is the central government, state government, embassy या हाई कमीशन, लीगेशन और ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड होगा तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। where the buyer is a local authority as per explanation to section 10 subsection 20, अगर लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, तो ऑब्वियसली वहां पे टीसीएस की प्रोविजन नहीं आएगी। आई होप बहुत सारे डाउट्स जो होंगे या माइंड में क्वेश्चन होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं सभी को रिप्लाई करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।